हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनूप सॉल्यूशन जोन में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं के दूसरे अध्याय यानी 1.2 का जो एग्ज़ाम्पल है, सभी एग्ज़ाम्पल को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पल को जो बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछता है, उन्हीं एग्ज़ाम्पल्स को हम लोग पढ़ेंगे। 4 एग्ज़ाम्पल जो था हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं, तो आज हम लोग 5वें उदाहरण से पढ़ेंगे और इसमें भी आज 5 उदाहरण पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 5। और यह क्या एक थियरी पर आधारित उदाहरण है, बहुत ही आसान है, बस आप लोग थियरी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। यानी कोई संख्या है जो 4n है, उस पर विचार करना है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। यानी यह जो घात दिया है यह एक प्रकृति संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होगा या फिर होता है। इनके कहने का मतलब ये है कि यह जो n है, हमको जांच करना है क्या हम अगर n का फैक्टर करें तो यह शून्य पर समाप्त होगा। शून्य पर समाप्त होने का मतलब जिस किसी भी संख्या के अंत में 0 हो और उसका फैक्टर करें, उसका अभाज्य गुणनखंड करें, तो उसके गुणनखंड में अगर 5 आता है, सपोज दैट अगर मान लें 50 है, तो 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसके लास्ट में या फिर उसमें किसी भी जगह पर 5 जरूर आएगा अभाज्य गुणनखंड में। तो इनके कहने का मतलब वही है कि सिद्ध कीजिए कि n जो है उसका अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या हमको शून्य पर वो प्राप्त होगा या फिर समाप्त होगा। तो इसमें थियरी पर आधारित है, समझ लेते हैं। यदि किसी n के लिए संख्या 4n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। इनके कहने का मतलब यही है कि अगर संख्या शून्य पर यानी जो n है वो शून्य पर समाप्त होता है, यानी किसी भी संख्या के अंत में n को मान लीजिए अगर हम मान लेते हैं 50, तो उसके अंत में शून्य होता है, तो अगर उसका अभाज्य गुणनखंड हम करें, विभाजन करें, तो उसमें 5 आएगा। यानी 50 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो वह 50 जो है 5 से भी डिवाइड होगा और उसमें 5 होगा। 4n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, यह संभव नहीं है। अगर n कोई संख्या है जिसके अंत में 0 न हो, अगर उसका हम अभाज्य गुणनखंड करें तो उसके अंत में या फिर उसमें 5 नहीं आएगा, जो यह संभव नहीं है। क्योंकि 4n का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 पे घाते 2n होगा। यानी हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 पे घाते 2 और इस पर घाते n। अब इसका हम गुणा जब करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। इसी कारण 4n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। यानी जिसका अगर इसका गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 ही आएगा केवल। अतः 4n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होगा। यानी इनके कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले हम लोग 4n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 पर पावर n हो जाएगा और इसका जब हल करेंगे तो 4n के रूप में ही प्राप्त होगा। यह क्वेश्चंस केवल थियरी पर ही है और थियरी को आप लोग पढ़ लेंगे तो यह प्रूफ हो जाएगा। फिर अगले एग्जाम्पल की ओर हम लोग चलते हैं, यानी 6वें की ओर। ये क्या कह रहे हैं, संख्याओं 6 और 20 की अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF यानी महत्तम समापवर्त तथा LCM लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको हल करना है। छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। दिए गए संख्या जो भी संख्या होता है उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड हम लोग छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पर दिया है तो पढ़ना पड़ेगा। दिए गए संख्या 6 और 20 की अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। कैसे होता है, 6 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 लिखेंगे और 6 जिस भी पहाड़ा में आता है, यानी हम सबसे छोटी संख्या को ढूंढते हैं। 2 से अगर इसको डिवाइड करें तो 2 3 6 हो जाएगा। फिर 3 को अगर काटें तो ये केवल 3 से कटेगा। तो वही यहाँ 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 लिखा गया है। इसी तरह से 20 को हम जब हल करेंगे तो 20 को जब डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार जाएगा और फिर इसको करेंगे तो 5, और 5 को डिवाइड केवल 5 से ही हो सकता है। यह हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि है। यह हम लोग कक्षा 9वीं में भी 8वीं में भी पढ़े हैं। अतः संख्या 6 और 20 का HCF 2 होगा। कैसे 2 हुआ, इनकी कहने का मतलब ये है
ये हम लोग पीछे थियरी में पढ़ लिए थे, जिस भी संख्या का या फिर जिस भी नंबर की सबसे कम घात होते हैं वही उस संख्या का HCF होता है। या फिर आप एक और नियम जान लीजिए, दोनों संख्याओं में 2 संख्या या फिर 3 संख्या दिया हो तो उन सभी संख्याओं में जो कॉमन अंक मिले वही हमारा HCF होता है। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 3 मिल रहा है और 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 2 गुणे 5 मिल रहा है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड केवल 2 होगा, क्योंकि 2 ही दोनों में कॉमन मिल रहे हैं। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, HCF होगा। और LCM ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन वाले मान को भी और जो बच रहे हैं उनका सबका आपस में गुणा कर दें तो वह हमारा LCM के बराबर होता है। यानी 2 कॉमन मिल गया तो हम 2 लिख दिए। अब यहाँ पर 2 गुणे 5 भी है तो 2 गुणे 5 हो गया, और 3 है और 3 को लिखिए। सबको जब हल करेंगे तो यह 60 के बराबर आएगा। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM ज्ञात कर लिए हैं। अब इनका नियम क्या है जो हम लोग थियरी में पढ़े हैं, क्योंकि HCF संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड विधि की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है तथा LCM संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। हम लोग पीछे थियरी के माध्यम से पढ़ लिए हैं, वही यहाँ पर कहा गया और कुछ नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसका LCM और HCF ज्ञात कर लिए हैं। फिर हम लोग चलते हैं 7वें उदाहरण की ओर। अब देखते हैं 7वें उदाहरण में क्या कह रहे हैं। इन सभी सवालों में दोस्तों बस LCM और HCF ही ज्ञात करना है, क्योंकि यह जो चैप्टर है वो LCM और HCF पर ही आधारित है। यह भी NCERT का है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा उलझा दिया है, बस समझना आपको यह है कि 96 और 404 का HCF वाले ज्ञात करेंगे, फिर हम लोग LCM ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो पुराना नियम हमारा है 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 96 को जो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 8 16। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, 24 हो गया, 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 बार जाएगा। फिर ये 2 6 के 12, 2 3 6 और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी देखेंगे कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी 5 ठे 2 और एक 3 आ रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं, वही है 1 2 3 4 5 और एक 3। यानी इस तरह से 96 का डिवाइडेशन हो गया। इसी तरह से 404 का डिवाइडेशन करेंगे तो यह 2 से कटेगा तो 2 दूना 4 0 और ये 2 दूना 4 202 हो गया। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 101। अब 101 जो संख्या है यह हमारा विषम संख्या है, यह खुद से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा, इसलिए 101 से डायरेक्ट काट देंगे। तो यहाँ लिखा गया 2 गुणे 2 गुणे 101। अब वही पुराना नियम हमारा, जो कॉमन मिल रहा है वह हमारा HCF होता है और जो कॉमन नहीं मिलता है यानी कॉमन और बिना कॉमन वाले मान का गुणा कर दें तो हमारा LCM हो जाता है। तो दोनों में देखें तो यहाँ भी 2 कॉमन हमको मिल रहा है और इसमें भी 2 कॉमन मिल रहा है, यानी 2 गुणे 2 हमको क्या कॉमन मिला, तो यह हो जाएगा 4 के बराबर। यानी 96 और 404 का जो HCF होगा वो 4 होगा। अब LCM की बात आ गई। LCM में क्या होता है, जो कॉमन मिलते हैं उसको भी हम लोग लिखते हैं, जो कॉमन नहीं मिलते हैं उसको भी लिखते हैं। तो 2 गुणे 2 हमारा कॉमन है, फिर बचा हुआ कितना 2 है, 1 2 3, इसको भी हम उतार देंगे। फिर 3 भी है, 3 को लिखेंगे और 101 को, और इन सभी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, वही हमारा LCM होगा, यानी लघुत्तम समापवर्त 96 होगा। हम लोग थियरी में जो फार्मूला पढ़े थे LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, उसके अनुसार भी हम लोग लगा सकते हैं। तो चूंकि हमको LCM ज्ञात करना है तो इसीलिए LCM लिखे हैं, और पहली संख्या और दूसरी संख्या होता है इक्वल टू, यह हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारा 96 है और दूसरी संख्या 404 है, बटे HCF गुणे के रूप में होता है, तो यह नीचे आकर के भाग कर जाएगा। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो LCM इज इक्वल टू 96 गुणे 404 बटे यह जो हमारा HCF का मान प्राप्त हुआ है वह 4 है, तो वह 4 रख दिए हैं। फिर 4 से हम 404 को काटेंगे तो 101 आएगा। अब 101 का गुणा 96 में जब करेंगे हम तो हमारा LCM क्या होगा, 96 प्राप्त होगा। जैसे हम लोग उस नियम से लगाएं वो भी हमारा 96 प्राप्त हुआ, और ये फार्मूले के अकॉर्डिंग किए तब भी हमारा 96 प्राप्त हुआ। तो आप किसी भी नियम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर चलिए हम लोग 8वें एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और इसमें देख लेते हैं।
दोस्तों इसमें जितने भी एग्जाम्पल बताए जाएंगे सभी एग्जाम्पल एनसीईआरटी पैटर्न पर हैं और यह एग्जाम्पल बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछता है। इसमें क्या एग्जाम्पल कह रहा है, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी सभी सवालों में देखा जाए तो एलसीएम और एचसीएफ ही ज्ञात करना है। तो जो हमारा पुराना नियम है, सर्वप्रथम दिए गए संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 6 का करेंगे तो ये 2 3 6 हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो एक बार में कट गया। फिर 72 को जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसको जब काटेंगे तो 2 3 6 और ये 12, यानी 2 6 के 12। फिर इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 8 16, फिर 2 9 18, 3 3 9 और फिर 3 1 कम 3। इस तरह से हमारे प्राप्त हो गए। तो 1 2 3, 3 2 है और 3 2 बार हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 3 3। फिर इसी प्रकार 120 का जब करेंगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 के 12 और 0। फिर इसको करेंगे तो ये 30 बार में जाएगा। फिर इसको करेंगे तो यह 15 बार में। अब 15 चूँकि विषम संख्या है तो 3 से काटेंगे तो 3 5 15 और 5 जो है अकेले एक अभाज्य संख्या है तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो वही यहाँ लिखा गया है। अब हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो कॉमन मिलता है वो कॉमन ले लिया जाता है। तो वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो अब इन तीनों संख्याओं में देखें तो 2 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ से 2 हमारा बाहर निकल जाएगा। और देखा जाए तो तीनों में 3 भी कॉमन मिल रहा है। तो ये जो 3 कॉमन मिल रहे हैं इसको भी निकाल लिए। तो अर्थात दी गई संख्या 6, 72 और 120 का एचसीएफ 2 गुणे 3 बराबर 6 होगा। इसी प्रकार एलसीएम देखें तो एलसीएम में क्या नियम है, जो कॉमन मिलता है उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। तो सबसे पहले 2 मिल गया कॉमन, 2 ले लिए। फिर 3 मिला तो 3 ले लिए। फिर अब देखें 72 और 120 में भी तो कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, इन दोनों को 2 को ले लेते हैं। तो फिर वही हो गया 2 गुणे 2। फिर बचा हुआ संख्या कितना है, 3 और 5। फिर हम वही कर दिए 3 और 5। अब इन सभी का जब गुणा करें हम तो 360 के बराबर होगा। यानी संख्या 6, 72 और 120 का एलसीएम 360 होगा। तो यहाँ पर हमारा 8वां एग्जाम्पल जो है वो भी ख़त्म हो गया। बस एक एग्जाम्पल और है, यह सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम्पल है। हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि इस वाले एग्जाम्पल को आप लोग बिल्कुल मत छोड़ें, रट लें या फिर किसी भी तरह से पढ़ लें, इसको तैयार कर लें। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है और यह बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, सीबीएसई पैटर्न पर है। 65 और 117 के एचसीएफ को 65m-117 के रूप में दर्शाया गया है। यानी देखिए यह क्वेश्चन फंसाने वाला है। यह जो संख्या 65 और 117 है इसको हल करके इसका एचसीएफ निकाल करके 65m-117 के रूप में लिखा गया है। तो यम का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है और साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम संख्या 65 और 117 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 65 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम करेंगे, इसको 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 13 बार में जाएगा। 13 चूँकि एक विषम संख्या है तो यह हमारा 13 से ही डिवाइड होगा। फिर 117 को जब करेंगे तो यह 3 से होगा। कैसे हम जान लेते हैं, इन सभी संख्या को जोड़ें, अगर संख्या विषम होती है तो विषम संख्या से कटता है। यानी देखा जाए तो 7 और 1 8, 8 में 1 जोड़ दें 9, 9 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए हम इसको 117 को डायरेक्ट 3 से काटेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 3 3 9, 2 बचेगा 27, 3 9 27। फिर ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3 और 3 3 9, 13 आ गया। 13 चूँकि ऑड नंबर है तो यह हमारा 1 से डिवाइड हो गया। अब इसी तरह से यहाँ इसको लिख देंगे 5 गुणे 13 और 3 गुणे 3 गुणे 13। फिर एचसीएफ का क्या है नियम है, दी गई संख्या का एचसीएफ 13 होगा। दोनों में 13 कॉमन मिल रहा है तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमारा प्रोसेस क्या है, सूत्र के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार एचसीएफ को 65m-117 लिख सकते हैं। यानी इसमें दिया है एचसीएफ को 65m-117 लिख सकते हैं और हमारे द्वारा निकाला गया जो एचसीएफ है वह 13 आया है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों एचसीएफ का ही मान है। तो यही लिखेंगे, तब दोनों एचसीएफ का मान आपस में बराबर होगा
इसलिए 65m माइनस 117 इक्वल टू 13, चूँकि दोनों बराबर हैं तो हम क्या करेंगे 117 को इधर जब ट्रांसफ़र करेंगे तो 65m इक्वल टू 13 प्लस 117। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 65m इक्वल टू 130 और 65 से भाग देंगे तो 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी m की वैल्यू 2 आ गई। फिर यहाँ से हम लोग यहाँ आते हैं, हम जानते हैं कि LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो LCM हमको ज्ञात करना है, चूँकि कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो यही हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि का सूत्र होता है। तो LCM ज्ञात करना है तो LCM रहने देंगे। HCF की वैल्यू 13 दिया है और 65 पहली संख्या है और दूसरी संख्या 117 है। फिर 13 गुणे के रूप में है तो नीचे आकर के भाग करेगा, तो LCM इक्वल टू 65 गुणे 117/13। 13 को 65 से काटेंगे, 13 से 65 को काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, 13 5 65 और 5 का गुणा 117 में कर देंगे तो 585 आएगा। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सभी एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बतावें कि अनूप सर से जुड़ जाएं। और कोर्स शुरू हो चुके हैं, लेट होगा तो फिर आप लोगों के लिए ही दिक्कत होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।